अस्सलाम वालेकुम। 5 दिसंबर 1992 को लंदन के शहरी जब बेदार होते हैं तो ये देख के परेशान हो जाते हैं कि उनका पूरे का पूरा शहर एक स्याह गाढ़े रंग के धुएं के अंदर लिपटा हुआ था। पहले तो वो ये समझते हैं कि ये बहुत गहरी फॉग है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब 4 दिनों के अंदर हज़ारों लोगों की अमवात होती हैं तो उनको पता चलता है कि ये कोई गहरा स्याह धुआं नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई अजाब है। साइंटिस्ट ने उस वक्त फॉग और स्मोक यानी धुएं और धुंध को मिला के एक लफ्ज़ बनाया जिसे स्मोक कहा जाता है। तो दोस्तों, लंदन के लोगों ने तो 1992 के बाद अपनी ज़िंदगी में, अपने माहौल में, अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर, अपने पेट्रोल वाली गाड़ियों के ऊपर, डीजल वाली गाड़ियों में, सीएनजी वाली गाड़ियों के अंदर चेंजेस करने के बाद अपने मुल्क को, अपने शहर को इस गंदी स्मोक से बचा लिया है। लेकिन पाकिस्तान में कानून भी है, कानून के ऊपर अमल कराने वाले अदारे भी हैं, हम शहरी भी हैं, लेकिन हम में से कोई बंदा भी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करता। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें तो हम भी इस गहरी स्मोक से बच जाएं जो इस वक्त बड़े सगीर में ख़ुसूसन पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर छाई हुई है। पाकिस्तान के लाहौर, मुल्तान, जितने भी पंजाब के बड़े सिटीज़ हैं वो इसके अंदर हैं, इंडिया के न्यू दिल्ली और बड़े बड़े सिटीज़ इसके अंदर शामिल हैं। ये स्मोक कैसे बनती है, कहाँ से निकल तक के ये धुआं ऊपर जाता है और फिर इस ठंड में ही क्यों आता है, इसके ऊपर आप बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि हवा जब गर्मियां होती हैं तो हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ये सारा धुआं ऊपर इकट्ठा होता रहता है, लेकिन जैसे ही ठंड होती है, सूरज का जाविया चेंज होता है, ज़मीन ठंडी होना शुरू होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो हवा से भारी हैं गैसेस, वो पार्टिकल्स, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा से भारी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाते हैं और वो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दोस्तों, ये स्मोक इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं, ये एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो ये बताता है कि इंसानों में कितना लेवल होना चाहिए कौन सी गैस का, और स्मोक के अंदर कितना लेवल होता है। मेरे और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम इस टेबल को देखते हैं कि हमारे सिटीज़ अब इस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। यही सूरत हाल परिंदों के मामले में होती है। आपने किसी भी किस्म की फार्मिंग आप कर रहे हैं, कंट्रोल शेड की फार्मिंग है, घर पे आपने परिंदे रखे हुए हैं, आपके घर में भी वही हवा आने आना है। शेड के अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट है, पंखे इसी हवा को पैड में से गुजार रहे हैं। गर्मियों में तो ये होता है कि पैड चल रहे होते हैं, उसमें पानी का बहाव होता है, हवा साफ होकर वहाँ से गुजरती है। लेकिन अब सर्दियाँ हैं, अब तो हम ब्रूडर चला रहे हैं, बाहर टेम्परेचर कम है, अंदर को हमने ज़्यादा करना है, तो यही हवा गंदी माहौल के अंदर एडजस्ट हो रही है, जिससे परिंदों में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब क्यों बीमारियां पैदा हो रही हैं, हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि स्मोक में कौन कौन सी गैसेस होती हैं और परिंदों के लिए क्या लेवल होना चाहिए और क्या लेवल उनको सांस के रास्ते मिल रहा है, और स्मोक्स में कौन कौन से अवामल जो हैं वो परिंदों के ऊपर डिस्टर्बेंस करते हैं, और स्मोक किस तरह से परिंदों की सेहत के ऊपर, आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर अमल पैरा होती है, और हम इसको कैसे अपने परिंदों के ऊपर असर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर फैली हुई है तो इसे बचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम कुछ ना कुछ सदेबाब करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। तो दोस्तों, स्मोक को समझने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर देखें। स्मोक बेसिकली धुएं और धुंध का मिक्सचर है। इनके ऊपर आप देखें तो आपको ये जितनी भी गैसेस नज़र आ रही हैं, इसमें सबसे पहले है ग्राउंड लेवल ओजोन O3। ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, लेकिन ये हमारे लिए डेंजरस भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे लिए डेंजरस है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत डेंजरस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी निकालती है, परिंदे इसको अपनी फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ना परिंदों के इस्तेमाल के में आती है ना हम इंसानों के इस्तेमाल में आती है। और पार्टिकुलर मैटर जो है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये भी इसके अंदर शामिल है। और आप देखें, कॉमन जो हमें बेरेबल पोल्ट्री के लिए लिमिट है कि ये PPB का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन और PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है जी, ये 50 से कम होना चाहिए, लेकिन स्मोक के अंदर 300 तक लेवल चला जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 10 होना चाहिए, लेकिन वो 200 तक चला जाता है। 20 होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड का, लेकिन वो 150 पे चला जाता है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड 10 से कम होना चाहिए पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन ये 20 पार्ट्स पर मिलियन चली जाती है। और डस्ट पार्टिकल 25 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम, मीटर क्यूब से कम होने चाहिए। अब इनके आगे आप सारे मसाइल भी लिखे हुए हैं कि परिंदों में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आप देखें, ग्राउंड लेवल ओजोन से क्या होता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होती है,
रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब यह है कि आपके परिंदे को सांस लेने में तंगी होगी। ये O3 O2 की जगह ले लेती है, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। हमें ऑक्सीजन चाहिए हमारे जिस्म के अंदर फंक्शनल पूरे करने के लिए, लेकिन O3 का उसके अंदर कोई काम नहीं है। ये ऐसे ही है कि ताले के अंदर चाबी तो लग गई है, लेकिन चाबी गलत है, तो वो ताला नहीं खुलेगा। ताला नहीं खुलेगा तो जिस्म के फंक्शन नहीं होंगे, फंक्शन नहीं होंगे तो मसाइल पैदा होंगे। तो सबसे पहला जो सांस लेने में जो जिस्म का निज़ाम आता है वो है रिस्पायरेटरी, सांस का निज़ाम। तो सांस का निज़ाम ही दरम बरम हो जाता है, उसके बाद फिर ग्रोथ ख़राब हो जाती है, अंडे की प्रोडक्शन गिर जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये लंग्स में इरिटेशन पैदा करती है, और ये रिस्पायरेटरी डिजीज़ ज़ाहिर है जब लंग्स और ट्रेकिया में इरिटेशन होगी तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, रिस्पायरेटरी डिजीज़ का चांस बनेगा। कौन कौन से डिजीज़ आ जाती हैं इसमें? माइकोप्लाज्मा आ जाता है, इसमें आईपी आ जाती है, H9 आ जाती है, इसमें एनडी आ जाती है, इसमें फाउल कॉलरा कोराइजा आ जाता है। ये तमाम बीमारियां परिंदे के ऊपर फिर अटैक कर लेती हैं, क्योंकि हमारी जो सरफेस है, इनर सरफेस, वो बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देती, लेकिन ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब उसको छील देगी, उसको इरिटेशन से वो वहां पे जख्म पैदा करेगी, तो म्यूकस भी ज्यादा होगा, परिंदे की इम्यूनिटी डाउन होगी और बैक्टीरिया अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे और बीमारियां पैदा होंगी। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड में देखें तो ये भी रिस्पायरेटरी इशू करती है। सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रेस पैदा करती है, यानी आपके जितने भी स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिकोस्टेरोन होता है परिंदों के अंदर भी, इंसानों के अंदर भी, उसको रिलीज करती है। परिंदा खाम का स्ट्रेस में चला जाता है, ढीला होकर बैठ जाता है, अंडे की प्रोडक्शन गिर जाती है। आजकल इस वक्त पोल्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि चलते चलते जो ओपन शेड के अंदर फ्लोर के ऊपर जो हमारी मुर्गियां मौजूद हैं और बड़ी बेहतरीन 90% से ऊपर प्रोडक्शन दे रही थी अंडों की, वो अचानक से गिरते 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 वो अगर 20 पेटी अंडा दे रही थी तो वो 2 पेटी के ऊपर शिफ्ट हो गया, सिर्फ इन्हीं माहौलियाती आलूदगी की वजह से, इसी स्मोक की वजह से। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑक्सीजन इनटेक को कम कर देती है। ठीक हो गया, ये भी वही बात है, ताले में चाबी गलत लग रही है, ताला नहीं खुलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जब आपका सांस नहीं आएगा, परिंदे का सांस नहीं आएगा, आप सुस्त होके ढीले होके बैठ जाएंगे, आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करेगा, आप फीड नहीं खाएंगे, आप पानी नहीं पिएंगे। पार्टिकुलर मैटर जो है ये भी इरिटेशन को करता है, गले में, ट्रेकिया में इरिटेशन, स्नीजिंग, इचिंग करेगा, वीजिंग करेगा बर्ड, फिर वो म्यूकस पैदा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा परिंदे के अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है, परिंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आना शुरू हो जाता है, कैनिबलिज्म बढ़ जाता है, एक दूसरे को पर नोचने वाला, खाने वाला सिलसिला बढ़ जाता है आपके परिंदे का। इम्यूनिटी लो हो जाती है, वैक्सीन फेलियर होना शुरू हो जाता है। जब आपको वैक्सीन देते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता, किसी न किसी पर बीमारी के अंदर है तो वो टाइटर्स नहीं बन पाते वैक्सीन के जो आप बनाना चाह रहे होते हैं। और फिर ये जब सारे ये मसाइल होते हैं कि अंडे की प्रोडक्शन नहीं आ रही, जो आप वजन लेना चाह रहे हैं वजन नहीं आ रहा, आपकी कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, आप स्मोक से अपने अपने परिंदों को बचाना है। अब देखें, सबसे पहला मरहला क्या है कि सांस के रास्ते चीजें अंदर जा रही है, तो हमने अपने परिंदे को फ्रेश ऑक्सीजन देनी है। आपने रात के टाइम पे भी अगर अपने परिंदे को बंद करना है, पहला पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आपने फ्रेश एयर देनी है। आप खुदा है, लॉफ्ट है, छोटा सा शेड है, छत के ऊपर रखे हुए हैं, कंट्रोल शेड है, आपने एयर फ्लो बढ़ाना है। एयर फ्लो बढ़ाने से ये भी होगा कि जो स्मोक अंदर आ रही है वो फौरी फौरी बॉडी निकलना शुरू हो जाएगी शेड से। ठीक है, इसी तरह अगर आप खुडे में रात को बंद कर देते हैं तो आपका परिंदा रिस्पायरेटरी इलनेस का शिकार होगा। अभी जो मुझे सबसे ज्यादा आजकल मैसेजेस आ रहे हैं वो यही हैं, कॉल्स आ रही है कि आपका परिंदा सांस के मसले में आया हुआ है। तो आपने फ्रेश ऑक्सीजन देनी है, एयर फ्लो बढ़ाना है, और परिंदे को जितनी मैक्सिमम वेंटिलेशन हो सकती है आपने देने की कोशिश करनी है। दूसरा है, आपने ब्रीदिंग थेरेपी करनी है। ब्रीदिंग थेरेपी के अंदर हमने आपको पहले भी बताया है कि 4 चीज़ें होती हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, म्यूकोलिटिक्स होते हैं, एंटी एलर्जिक होते हैं और ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपने देने की कोशिश करनी है। सीपीएम का इस्तेमाल करेंगे, यानी एवल सिरप 1 सीसी 1 लीटर के अंदर। वेंटोलिन सिरप का इस्तेमाल करेंगे 1 सीसी 1 लीटर के अंदर। ब्रोमैक्जीन आपने लाजमी डेली बेसिस पे देनी है। ब्रोमैक्जीन और एसेंशियल ऑयल्स का कम्बिनेशन है तो वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। उसमें म्यूकोलिटिक भी आ जाएगा, एक्सपेक्टोरेंट भी आ जाएगा, उसमें एंटी एलर्जिक भी आ जाएगा, सारी चीज़ें कम्बिनेशन के अंदर वहाँ पे आ जाएंगी। 12 घंटे दिन में आपने अपने परिंदे को ये चीज़ें लाजमी प्रोवाइड करनी है, ताकि आपके परिंदे के गले में जो इरिटेशन बन रही है, जो प्रॉब्लम बन रही है, आपने उससे अपने परिंदे को निकालना है, खुद से उसको सपोर्ट देने की कोशिश करनी है। इसके बाद आपने सपोर्टिव थेरेपी देनी है। पहला काम आपने किया मैनेजमेंट कर ली, दूसरा काम आपने किया ब्रीदिंग थेरेपी दी। अब तीसरा काम है सपोर्टिव थेरेपी, जिसमें आपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है। विटामिन ई, सेलेनियम का रेगुलर इस्तेमाल करना है। लिवर टॉनिक्स का आपने
रेगुलर इस्तेमाल करना है। विटामिन सी और लाइसोजाइम का आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें आप देंगे, आपके बर्ड का इम्यून सिस्टम सेट होगा। आपने 24 घंटे को डिवाइड कर लेना 8-8 घंटे पे। 8 घंटे ब्रीदिंग थेरापी दे दें, 8 घंटे आप उसको सपोर्टिव थेरापी दे दें, और 8 घंटे के लिए आप उसको गट हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें दे दें, जैसे प्रोबायोटिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होता है, या कोई एंटीबायोटिक कोर्स दे रहे हैं तो वो 8 घंटे के लिए आप इस्तेमाल करवा लें। चौथी चीज़ ये है कि आपने काढ़ा इस्तेमाल करवाना है। काढ़ा, स्क्रीन के ऊपर जो आपको एक नुस्खा मैंने बताया हुआ है काढ़े का, ये आपको नज़र आ रहा है। 7 किलो आपने सफ़ेदे के पत्ते लेने हैं, 1 किलो आपने अजवाइन लेनी है, 1 किलो मुलट्ठी लेनी है, 1 किलो दालचीनी लेनी है, 1 किलो सौंफ लेनी है, और 1 किलो खुश्क या ये जो आजकल ताज़ा आ रहा है पुदीना लेना है। 5 लीटर पानी लेके या 10 लीटर लेके उसको काढ़ लेना है। जब आधा पानी रह जाए तो उसको आपने रखना है, और 1 सीसी से 2 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। ठीक है जी, ये भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये भी एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे, म्यूकोरेटिक के तौर पे, एंटी एलर्जी के तौर पे, इन तमाम चीज़ों में ये भी आपकी हेल्प करेगा, आपके परिंदे की हेल्प करेगा। और आखिरी काम ये है कि आपने लहसुन और अदरक का रेगुलर इस्तेमाल करना है। घरेलू बीमारी के ऊपर आपकी इक्का दुक्का मुर्गियाँ हैं, आप उसके लिए काढ़ा बना के नहीं रख सकते, तो भैया आप लहसुन ले आएँ, पाव लहसुन ले आएँ, पाव अदरक ले आएँ, उसमें 1 लीटर पानी डालें, 1 लीटर पानी डाल के उसका रस ग्राइंड करके उसको निचोड़ के अपने पास रख लें। आपने डेली अपने परिंदों को 1 से 2 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर वो इस्तेमाल करवा के देते रहना है। उससे आपका परिंदा इन तमाम मसाइल से बचा रहेगा। दोस्तों, स्मोक से आपने खुद भी बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को। समझे ये कोरोना ही है। आपको अगर स्मोक नज़र आ रही है तब भी डेंजरस है, आपको नहीं नज़र आ रही, हल्का फुल्का सूरज निकला हुआ है जैसे आज निकला हुआ, तब भी डेंजरस है। तो बाहर निकलते वक्त, बाइक पे सफ़र करते वक्त, गाड़ी से निकल के जब आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तो आपने मास्क का लाजमी इस्तेमाल करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इसके ऊपर कॉल करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा। व्हाट्सएप भेज के उसको डिलीट कर देते हैं, मुझे शो कराते हैं जी आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। भैया मेरी बात भी तो सुन लें कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप मुझे कॉल करें, कॉल करके आप कहें जी मैं अब आपको व्हाट्सएप किया है। इस तरह हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज हैं, उसमें से मैसेज रीड नहीं होता। मैं अगर रीड कर भी लेता हूँ तो उस बंदे का जब तक रिप्लाई आता है और उस वक्त तक फिर दोबारा मसरूफियत हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। पीआर मैनेजर का नीचे नंबर आ रहा है, सुबह 11 से 5 बजे तक आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपने अगर मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं तो आप www.vetbartraders पे जाएंगे या हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।